सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो यार आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आप अगर डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप अगर डेटा साइंस के बारे में जानना चाहते हो या फिर आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट वगैरह इस फील्ड में जाना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं आयुषी मिश्रा, जो कि डेटा साइंटिस्ट हैं एंड काफ़ी अच्छा है इन्हें एक्सपीरियंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल आयुषी मिश्रा, you can introduce yourself. Okay, so hello everyone and hello Tarun. First of all, thank Yeah. you Tarun for inviting me for the podcast here. Okay, so myself Ayushi Mishra and currently working as a deputy manager in data science field in Reliance Jio and having an experience of 3.5 years. And apart from this, like in the professional life, I'm also doing like मेरा एक YouTube channel भी है जहाँ I used to post videos related to job tips, career advice and projects related to data science and data analysis. Yeah, that's it. ओके, सो आपके यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो आई थिंक टेक क्लासेस करके है Tech शायद ये। classes, yeah, it's tech classes. या ओके गाइस, सो आई आई थिंक आप भी लाइक अगर आप डेटा साइंस का कंटेंट यूट्यूब पर देखते हो तो आप डेफिनेटली जानते होगे। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, मैंने भी चेकआउट किया, तो या डेफिनेटली। Yeah, thank you. या ओके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपने अपनी डेटा साइंस की जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट की थी, और उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। ओके सो मैंने जो डेटा साइंस की जर्नी है पहले तो मैं अपने कॉलेज से शुरू करती हूँ। मैं एक टायर 3 कॉलेज से हूँ जहाँ पे प्लेसमेंट या तो होता नहीं है या तो अगर होता है तो बहुत खराब होता है। सो मैंने ऑफ कैंपस ही अप्लाई किया था। कोविड के टाइम पे ऐसा था कि मैंने सेकेंड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी फॉर द डेटा साइंस फील्ड। तो लकीली थर्ड ईयर में ही मेरी जॉब लग गई थी इन वन ऑफ द स्टार्टअप इन जयपुर। सो एज अ डेटा एनालिस्ट मैंने करियर शुरू किया था, ना कि डेटा साइंटिस्ट। और 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लेने के बाद जब मैं पास आउट हुई थी कॉलेज से, 1 ईयर का एक्सपीरियंस था मेरे पास और मैंने एडवांस टेक्नोलॉजीज भी उसके साथ साथ पैरेलली पढ़ा था मेरे जॉब के साथ, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। सो आफ्टर डेटा एनालिस्ट मैंने डेटा साइंटिस्ट में स्विच किया अपना करियर। सो ये था ऐसे छोटा सा जर्नी। चैलेंजेस की अगर बात करें तो चैलेंजेस उस टाइम पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, उतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या रोड मैप है, क्या स्किल्स फॉलो करने चाहिए। सो ये सारी कुछ चैलेंजेस मैंने फेस किया था। तो ज्यादा से ज्यादा मैंने यूट्यूब और कोर्सेरा की वीडियोस यही सब मैंने किया था। उसके साथ ही मेरा ये डेटा साइंस का जो जर्नी था वो कंप्लीट हुआ था। काफी सही जर्नी रही है। एंड आपने अभी बोला कि मैंने एज अ डेटा एनालिस्ट स्टार्ट किया था, बाद में मैंने डेटा साइंस में गई थी। सो यस। एक बार ना इसका डिफरेंस बता दो, बिकॉज ना मुझे लगता है कि बिगनर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ओके ठीक है, तो मैं कंप्लीट पूरा जो डेटा साइंस का फील्ड है मैं उसका आपको डिफरेंस बताती हूँ, क्या क्या चीजें हम्म। चल रही हैं मार्केट में और क्या क्या चीजें हैं। सो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका डेटा साइंस एक सबसेट है। और डेटा साइंस का ही सबसेट होता है डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंजीनियरिंग। तो ये 3 फील्ड हैं अभी मार्केट में, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंजीनियरिंग। तो जो भी अगर डेटा साइंस की फील्ड में आना चाहता है वो इन तीनों में से कोई भी फील्ड चूज करके, और इन तीनों में ऐसा है कि आप स्विच भी कर सकते हो। अगर आपने डेटा एनालिसिस से शुरू किया तो आप डेटा साइंस में जा सकते हो, डेटा इंजीनियरिंग से शुरू किया तो डेटा साइंस में जा सकते हो। अब मैं अगर डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या है, जैसे कंपनीज में वर्क होता है, डेटा आता है हमारे पास। तो हम्म। कंपनी में क्या होता है, डेटा इंजीनियर का अलग काम है। डेटा इंजीनियर का पूरा रोल होता है डेटा को मेंटेन करने में, किस तरीके से उसको स्टोर करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। सो ईटीएल पाइपलाइंस का अगर आपने नाम सुना होगा तो ईटीएल पाइपलाइंस जो होते हैं वो डेटा इंजीनियर लिखते हैं। डेटा ओके। एनालिस्ट क्या करता है, डेटा एनालिस्ट उसी डेटा को फेच करता है फ्रॉम द डेटाबेस। उस पे जो भी अगर हमारे जो मैनेजर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस। तो डेटा एनालिस्ट का सिर्फ यही काम होता है और वो डैशबोर्ड बनाता है। तो एंड टूल उसका क्या होता है, अगर क्लाइंट को देना है तो किस तरीके से वो मंथली रिपोर्ट्स देख सकता है, एनुअल रिपोर्ट्स दे सकता है, तो उसमें डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड्स बना के वो देता है। अब अगर किसी कंपनी को प्रिडिक्शन करना है डेटा सेट पे, अगर मुझे फ्यूचर जानना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी सेल्स पे वर्क कर रही है, कस्टमर है, तो मुझे जानना है कि ये जो कस्टमर है ये हमारा क्लाइंट बन सकता है या नहीं, या फिर हमारा हम्म। सेल्स इंक्रीज होगा या नहीं। तब वहां पे डेटा साइंटिस्ट का काम आता है, क्योंकि वो बेस्ड ऑन द डेटा प्रिडिक्शन करता है, फोरकास्ट करता है। तो वहां पे डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। तो सबका रोल अपने आप में डिफाइन है कंपनी में। गॉट इट, काफी अच्छे से आपने समझा दिया। ओके, सो अगर मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ और मुझको एज अ डेटा साइंस में स्विच करना है, तो मतलब उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होती है या फिर मतलब काफ़ी इजी होता है स्विच करना। इजी तो मैं नहीं कहूंगी आपको, एडवांस डेटा एनालिसिस से बहुत ही ज्यादा एडवांस है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का हम्म। मतलब आप एक साइंटिस्ट बनने जा रहे हो तो मतलब आपको सब ओके। कुछ आना चाहिए। हाँ। ठीक है, आपको डेटा इंजीनियरिंग की भी स्किल्स आनी चाहिए, आपको डेटा एनालिसिस की भी स्किल्स आना चाहिए। उसके साथ साथ
जो मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, इसको आपको पूरी तरीके से लर्न करना होगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए, किस तरीके से आप डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल ट्रेन कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। तो डेटा साइंस में आपको क्लाउड का भी नॉलेज आ जाता है, जो कि डेटा एनालिसिस में उतना रिक्वायर्ड नहीं होता। सो एडवांस, काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है जब आप डेटा एनालिसिस से डेटा साइंस में स्विच करते हो तो। कि तो अभी हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम्म। आपने तीन फील्ड बताए, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंटिस्ट। तो एक बार हाँ। स्किल्स बता दो कि अगर किसी को डेटा इंजीनियर बनना है तो उसको क्या क्या स्किल्स सीखने हैं, और डेटा एनालिस्ट बनना उसको क्या क्या स्किल्स सीखने हैं, और फॉर डेटा साइंटिस्ट उसे क्या क्या स्किल्स सीखने हैं, सो डेट कि वो एक लाइक बेसिक लेवल की इजिली जॉब क्रैक कर पाए। इतना इतने स्किल्स बता दो एक बार क्या क्या सीखने हैं। ओके, ठीक है। डेटा हम्म। इंजीनियरिंग से मैं शुरू करती हूँ। डेटा इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीक्वल और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके साथ साथ एज्योर में जो डेटा ब्रिक्स होते हैं, डेटा फैक्ट्री होते हैं, इन सबका नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ईटीएल पाइपलाइंस, आपको कंप्लीट एंड टू एंड पाइपलाइन बनाने आना चाहिए। किस तरीके से डेटा को आप डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीनिंग से परफॉर्म कर सकते हो। इसके साथ साथ जो वेब स्क्रैपिंग होती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है डेटा इंजीनियरिंग के लिए। डेटा एनालिसिस की बात करूं मैं, तो इसमें 5 स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। इसमें आप पाइथन या तो आर, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। सेकंड आपका सीक्वल आ जाता है। थर्ड आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है। फोर्थ जो आपका बेस है डेटा एनालिसिस का, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज है जो आपको डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस दोनों में ही रिक्वायर्ड है, तो हम्म। स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। और लास्ट आपका आ जाता है कोई भी बीआई टूल, जैसे कि पावर बीआई हो गया या फिर टैबल्यू हो हम्म। गया। तो ये होता है डेटा एनालिसिस के लिए स्किल्स, जो मेन स्किल्स हैं। डेटा साइंस, डेटा साइंस की मैं बात करूं, तो डेटा एनालिसिस और डेटा इंजीनियरिंग में जितने स्किल्स हैं वो तो रिक्वायर्ड हैं ही, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, क्वेरी लैंग्वेज हो गया, फिर आपका बीआई टूल्स हो गया, एनालिसिस कंप्लीट आपको आना चाहिए। इसके साथ एडवांस में मशीन लर्निंग आनी चाहिए, डीप लर्निंग आनी चाहिए। क्लाउड में या तो AWS सीख लो आप, या तो एज्योर सीख लो। आपको डिप्लॉयमेंट करना आना चाहिए और मशीन लर्निंग के पाइपलाइन बनाने आने चाहिए। तो ये स्किल्स रिक्वायर्ड है इन तीनों के लिए। ओके ओके, काफी लंबी है प्रोसेस। हाँ, तो स्किल्स काफी इसमें एडवांस हो गए हैं। तो अब तो ऐसा हो गया कि जनरेटिव एआई के आने के बाद और भी चीजें आ गई हैं इसमें, तो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया अब डेटा साइंस फील्ड। ओके ओके, अच्छा ठीक है। तो ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि लाइक मशीन लर्निंग आ गई है। सो इसमें अभी एज अ डेटा साइंटिस्ट, जैसे आप एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क करते हो, तो उसमें आपके लिए जो एआई है उसका क्या रोल है? लाइक आप कौन कौन से एआई टूल्स यूज करते हो जिनसे आपको हेल्प होती है, या फिर एआई की वजह से एज अ डेटा साइंटिस्ट भी क्या जॉब्स डेंजर में है? ठीक है, पहले मैं एक अगर एआई की बात करूँ तो एआई से ऐसा एज सच अभी कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा एडवांस एआई हमारे पास आया नहीं है जो हर हम्म। प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे पाए, सही सॉल्यूशन ओके। दे पाए। जो भी सॉल्यूशन मिलता है हमें चैट जीपीटी से या जेमिनी से, क्लाउडी से, तो हमें एक बार तो क्रॉस चेक करना ही पड़ता है कि वो जो सॉल्यूशन मिला है हमें वो सही है या नहीं। डायरेक्ट हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते जो हमें सॉल्यूशन मिला है, या फिर जैसे हमने कोई कोड पूछा तो उसने जो कोड दिया, अगर जब तक हम उसको रन करके नहीं चेक करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा वो सही है या नहीं। तो पूरा हम्म। कंप्लीटली हम डिपेंडेंट नहीं है एआई पे। बट हाँ, ये इनहांस बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब हम डेली अपने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर डेटा एनालिसिस पे वर्क कर रही हूँ, तो मैं चैट जीपीटी का यूज करके, जेमिनी का यूज करके काफी ज्यादा एडवांस एनालिसिस अब कर सकती हूँ। जो पैटर्न्स मुझे नहीं दिखते थे डेटा में, अब वो एआई की हेल्प से मुझे और ज्यादा पैटर्न्स दिखने लग गए हैं। तो इस तरीके से आप एआई को अगर आप हेल्प, जैसे एआई की हेल्प ले रहे हो आप, एक तरीके से आपका असिस्टेंट है वो। उसको हम्म। ये नहीं है कि वो आपकी ही जॉब पे भारी पड़ेगा, वो आपका एक तरीके से असिस्टेंट है। आप उससे हेल्प ले सकते हो, अपने वर्क को कंप्लीट करवा सकते हो, वो जल्दी हो जाएगा। बट एक तरह से लास्ट में आपका ही क्या बोलते हैं उसे, जैसे आपका ही डिसीजन मेकिंग होता है, आप ही लेते हो राइट। डिसीजन कि ये जो जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया है ये सही है या नहीं, उसको हम्म। आपको इंक्लूड करना है या नहीं। तो ये है एआई का। तो अभी इससे डरने की तो जरूरत नहीं है, बट हाँ, ये एडवांस और हो सकता है। तो अडॉप्ट करते रहेंगे अगर हम टेक्नोलॉजीज को, तो उसके साथ साथ हम भी चलते रहेंगे और ग्रो करेंगे फ्यूचर में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात बोली। एंड आई थिंक ये सब सभी फील्ड का सेम ही है। अगर हम डेटा साइंस को ले लें या फिर हम वेब डेवलपमेंट को ले लें, कुछ भी ले लें, सबका सेम ही चीज़ है। आप हम्म। अगर टाइम के साथ अपने जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करते जाओगे तो फिर एआई आपको इतनी इजीली रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, राइट। ह्यूमन हम्म। स्किल्स को एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा। हमारे पास भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो एआई अभी इतना इनहेंस नहीं हुआ है कि उसके पास इतनी इंटेलिजेंस आ गई हो जो हमारे ह्यूमन स्किल्स को, ह्यूमन माइंड को वो रिप्लेस कर सके। वही वही वही, बिकॉज ना बिगनर्स के माइंड में मतलब काफी यही डाउट आ रहा है कि भैया हम पूरा 1 साल 2 साल लगा के डेटा साइंस में चीजें सीखे, फिर हम जॉब के लिए जाए तो हमें एआई वो करते रिप्लेस, तो फिर क्या फायदा रहा? तो मतलब इतना करेक्ट। डरने की वो नहीं है जरूरत। बस अगर आपको फील्ड में जाना, आपको है इंटरेस्ट, तो यू कैन गो फॉर इट। या, राइट। ओके ओके।
ओके सो एक एक बार ना लाइक मंथ के बेसिस पे एंड स्किल्स के बेसिस पे तोड़ में बता दूं, अगर मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ और मेरे को अगर हम्म। डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो मेरे को कितना टाइम देना है, लाइक 6 महीने, एक साल, कितना टाइम देना? और लाइक जैसे कि वेब डेवलपमेंट में होता है, पहले हमको HTML करना होता है, फिर CSS करना होता है, तो उसी टाइप से मेरे को पहले कौन कौन से स्किल्स सीखते हुए जाना है और कितना टाइम देना है सबको, तो वो एक बार बता दो सही से। ओके ठीक है, तो रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ इज इनफ। अगर आप ओके। टेक्निकल से भी हो नॉन टेक्निकल से हो, स्विच करना है, अगर आप एकदम ही कंप्लीटली बिगनर हो, 6 मंथ ऐसा टाइम है जिसमें आप कंप्लीटली सब कुछ सीख सकते हो। बट आपको डेली का लाइक 4 to 5 आवर्स कंप्लीटली डेडिकेट करना पड़ेगा। 1 से 2 घंटे में अगर आप करोगे तो वही 6 मंथ, आपका 1 साल प्रिपरेशन कंप्लीट होगा उसमें। हम्म। ठीक है, तो 6 मंथ में अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट मंथ में आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अगर डेटा साइंस में आप जाना चाहते हो, कुछ लोग ये गलती करते हैं, मैं मेंशन करना चाहूंगी। डेटा साइंस हम्म। में जाने से पहले वो ज्यादा रिसर्च नहीं करते, वो चले जाते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि वो डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस उनके लिए नहीं बना है। तो वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप पहले ही कंप्लीट 1 वीक में रिसर्च करो अच्छे से डेटा साइंस, क्या आप इंटरेस्ट है, क्या आपकी नॉलेज के बेसिस पर आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो फर्स्ट वीक में तो कंप्लीटली आप रिसर्च करो डेटा साइंस में। सेकेंड से जैसे फर्स्ट मंथ में आपको क्या, प्रोग्रामिंग और सीक्वल, इन दोनों पे ही फोकस करना है। प्रोग्रामिंग में 2 लैंग्वेज आती है आपकी, पाइथन या फिर आर। दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हो, दोनों जरूरी नहीं है पढ़ना। कुछ लोग होते हैं पाइथन और आर दोनों पढ़ते हैं, बट ये जरूरी नहीं है, दोनों से ही आप एक चीज कर सकते हो। तो हम्म। पाइथन या तो चूज कर लो या तो आर। मेरा फेवरेट तो पाइथन है, मैं सबको रिकमेंड पाइथन ही करती हूँ, बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, सब कुछ इसमें कर हम्म। सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। सेकंड आपका आ जाता है सीक्वल, और सीक्वल के साथ साथ डेटा साइंस के, अगर डेटा साइंस में अगर आप जा रहे हो तो नो सीक्वल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, नो सीक्वल डेटाबेस। तो ये दोनों ही डेटाबेस आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से आप डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस लगा के, ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स, एग्रीगेट फंक्शंस, जॉइंस लगा के आप एक्चुअल डेटा ला सकते हो डेटाबेस में से। तो हम्म। ये सब नॉलेज आपको 1 मंथ में कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। सेकेंड मंथ की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड मंथ में आपका कंप्लीट एनालिसिस आ जाता है। एनालिसिस में जैसे डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, फिर आपका जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है लाइब्रेरीज, पांडास, नमपाई, हम्म। मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। सो इसको आप कंप्लीटली लर्न कर सकते हो, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करते रहिए बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट डेटा सेट। तो इससे आपका एनालिसिस जो फेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद डेटा एनालिसिस के बाद आपका मशीन लर्निंग आ जाता है। मशीन लर्निंग में आपका सुपरवाइज अनसुपरवाइज इस पे फोकस करना है आपको। जो थर्ड मंथ रहेगा आपको कंप्लीटली मशीन लर्निंग को देना है। तो आपका ये आ जाएगा सुपरवाइज अनसुपरवाइज। इसमें आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स और रिग्रेशन एल्गोरिदम्स, ये कंप्लीटली आपको लर्न कर लेना है। डायरेक्ट एडवांस एल्गोरिदम्स पे नहीं जाना है, बिगनर्स कुछ लोग गलती भी करते हैं, एडवांस एल्गोरिदम्स पे चले जाते हैं, बेसिक उनका क्लियर नहीं होता है, तो इनको इंटरव्यूज में बहुत प्रॉब्लम आती है। सो बेस हम्म। पूरा क्लियर करना है, मशीन लर्निंग अच्छे से सीखनी है। नेक्स्ट आपको डीप लर्निंग सीखना है। डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स कैसे वर्क करता है, ह्यूमन माइंड की तरह न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो ह्यूमन माइंड को डिपेक्ट करती हैं, फिर किस तरीके से एक्टिवेशन फंक्शन वर्क करता है, क्या मॉडल्स हैं जैसे LSTM है, CNN है, GRU है, ये सारे जो RNN मॉडल्स हैं, ये सबको आपको कंप्लीटली समझना है। आर्किटेक्चर समझना है, जितने भी मॉडल्स आप पढ़ रहे हो उसका आपको ये पता होना चाहिए कि वो मॉडल आप कहाँ यूज कर सकते हो, किस डेटा सेट के साथ यूज कर सकते हो, और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मंथ में आप शुरू कर दीजिए जो भी आपका मॉडल डिप्लॉयमेंट है और प्रोजेक्ट्स बनाना। जब आप मशीन लर्निंग शुरू कर रहे हो तभी से आपको प्रोजेक्ट बनाना भी शुरू करना है। और फोर्थ मंथ में आपको कंप्लीटली डीप लर्निंग, मॉडल डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। फिफ्थ और सिक्स मंथ कंप्लीटली प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, आपका रिज्यूमे बनाने के लिए, फिर लिंक्डइन पे एक्टिव रहने के लिए। तो जितना हो सके फिफ्थ मंथ में ये सब कंप्लीट करके, अगर आप ये सब 4 से 5 घंटे रोज दोगे और ये सारी स्किल्स पढ़ने की कोशिश करोगे विथ प्रोजेक्ट्स विथ प्रैक्टिस, तो 6 मंथ्स में आपको डेटा साइंस बनने से कोई नहीं रोक सकता, डेटा साइंस आप कंप्लीटली बन जाओगे। सो 6 मंथ्स का रोड मैप तो यही है, अगर आप कंप्लीटली अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर कोई भी बिगनर बन सकता है, कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन बन सकता है डेटा साइंटिस्ट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो थोड़े में आपने बता दिया, मैं पहले बोलना भूल गया था, बट ना साथ में फ्री या फिर पेड दोनों टाइप के रिसोर्सेज भी बता दो एक बार कि कहाँ से हम सीखेंगे सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी इजी हो ओके जाएगा। अगर मैं फ्री कोर्सेज की बात करूँ तो जैसे कोर्सेरा पे आप फाइनेंशियल एड अप्लाई करके जो भी कोर्सेज एडवांस कोर्सेज हम्म। उसको आप फ्री में कर सकते हो। तो हम्म। कोर्सेरा पे बहुत ही अच्छा कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का, अप्लाई डेटा साइंस विद पाइथन। ये कोर्सेरा पे अवेलेबल है, 5 कोर्सेज है इसमें, कंप्लीटली अच्छे से आपको पढ़ाया गया, टेक्स्ट एनालिसिस, फिर आपका मशीन लर्निंग, पाइथन, सब कुछ सिखाया गया इसमें। तो ये बेस्ट कोर्स है।
कोर्सेरा के जो कोर्सेज होते हैं उसका एक ये होता है प्रॉब्लम कि वो टू द पॉइंट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं वो वीडियो में। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे हर एक टॉपिक का लेक्चर देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने लेक्चर बनाया है। कृष्ण नायक करके एक चैनल है, उन्होंने बहुत ही हम्म। अच्छे से सारे एल्गोरिदम को एक्सप्लेन किया है, डेटा साइंस में सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं। तो अगर आप उनके भी चैनल को फॉलो करते हो तो आप फ्री में सब कुछ लर्न कर सकते हो। और अगर पेड की बात करूं मैं, तो पेड अगर आप पेड करना चाहते हो तो ऐसे कोर्सेज खोलो जिसमें आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिले। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि आपका रिज्यूमे भी वही बनवाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी वही करते हैं, मॉक इंटरव्यूज भी आपका लेते हैं। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं इंटरव्यूज लेने के लिए, किसी किसी कंपनी में उनका टाई अप रहता है। तो अगर आप पेड कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो ऐसे ही कोर्सेज लो, जैसे एक्सएलआर के अच्छे कोर्सेज हैं, उसके अलावा आईन्यूरॉन के भी अच्छे कोर्सेज हैं। तो आप उनके कोर्सेज कर सकते हो अगर आप पेड अफोर्ड कर पाते हो तो, वरना फ्री में सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम में। हाँ, राइट राइट राइट। तो अभी जैसे आपने एक यूट्यूब पे एक चैनल का नाम बताया, लाइक मैं भी जानता हूँ उन्हें। सो एक दो ऐसे चैनल के नाम और हो तो आप बता दो, लाइक जहाँ से हम सीख सकें, बिगनर लेवल। ओके, सो कृष्ण नायक फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिदम, अब तो उन्होंने ओके। जनरेटिव एआई भी शुरू कर दिया है। अगर आपको हम्म। कंप्लीटली डेटा एनालिसिस सीखना है तो कोड बेसिक्स का जो चैनल है वो मोस्टली डेटा एनालिसिस को फोकस करता है और उसी के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व कराता है। सो ओके। वहां पे आप डेटा एनालिसिस को सीख सकते हो। उसके अलावा जो चंदू करके चैनल है, वो काफी ज्यादा अच्छा एडवांस एक्सेल में एनालिसिस कैसे कर सकते हो आप वो सिखाते हैं। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ये तीन चैनल भी अगर आप कंप्लीटली देखते हो इनके वीडियोस को, बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो हम्म। एक बार थोड़ा लाइक जैसे अभी हमने स्किल्स की बात कर ली है, लाइक हमको क्या क्या सीखना है, सपोज वो हमने सीख ली, उसके बाद मेन जो पॉइंट है वो रहेगा प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना। सो थोड़ा उसके बारे में भी गाइड कर दो कि हमको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, और लाइक क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, बिकॉज आप भी अपने चैनल पे प्रोजेक्ट्स वगैरह ही डालते हो बना के, तो आपको काफ़ी अच्छे से है आइडिया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए। सो वो एक बार गाइड कर दीजिए। ओके, सो अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो प्रोजेक्ट्स जैसे डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस में कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो जब भी वो सोचता है प्रोजेक्ट बनाने का तो उसके सामने एक नोटबुक बन जाती है, बस वो सोचता है कि नोटबुक बना लेंगे उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम्म। आप नॉन टेक्निकल पर्सन हो या फिर फ्रेशर हो, बिगनर हो, तो आपको इस प्रोजेक्ट से कोई भी कंपनी जॉब तो नहीं देगी, आपको थोड़ा हाई लेवल का प्रोजेक्ट बनाना ही होगा। और रिज्यूमे में अगर आप तीन भी प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हो तो वो तीन प्रोजेक्ट काफी एडवांस होने चाहिए। ज्यादातर आप जितने भी स्किल्स पढ़े हुए हो सबको कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाओ, वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। डोमेन आप चूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जो ट्रेंडिंग डोमेन्स हैं, बैंकिंग डोमेन है, ई कॉमर्स है, हम्म। फिर फाइनेंस है, फिर आपका हेल्थ केयर डोमेन भी है। इससे रिलेटेड अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। और प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है वो मैं बता देती हूँ। जैसे अब ये नहीं होता है कि जब आप डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो तो कंपनी में आपको कोई सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल नहीं प्रोवाइड करता है, डेटा डेटाबेस में होता है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ तो या लाइक यूज करो सीक्वल का और तब डेटा फेच करो। नोटबुक भी बना रहे हो आप, जुपिटर नोटबुक बना रहे हो, तो डेटा को फेच करने के बाद एनालिसिस करो। फिर जो भी आपका मॉडल ट्रेन करना है, सिर्फ एक मॉडल ट्रेन नहीं करना होता है, रियल टाइम में ऐसा होता है कि हमें कंपेयर करना होता है कि कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त सारे मॉडल्स को अप्लाई करो। जैसे आप क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी चीज को क्लासिफाई करना है, मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ। ईमेल्स हम्म। हैं, आपको ईमेल को क्लासिफाई करना है, ये ईमेल स्पैम है या नॉर्मल मैसेज लाइक नॉर्मल ईमेल है, ठीक है। तो अगर इसको भी क्लासिफाई करना है तो आप सारी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को अप्लाई करो और देखो कौन सा बेस्ट है आपके लिए। जो भी बेस्ट मॉडल आपका निकलता है उसको डिप्लॉय करो क्लाउड पे, फिर वहां से जो एंड पॉइंट बनता है उसको किसी एप्लीकेशन में, या तो वेब एप्लीकेशन में या तो फिर नॉर्मल एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बनाओ, वहां यूज करो। तो ये आपको जो प्रोजेक्ट बनता है ये कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनता है, और इसी टाइप का प्रोजेक्ट आपको हेल्प कर सकता है जॉब लेने में। तो प्रोजेक्ट जब भी बनाओ तो इसी तरीके से आपको बनाना चाहिए, यही रोड मैप फॉलो करके बनाना चाहिए। ग्रेट हम्म। ग्रेट ग्रेट। इंटरव्यू के लिए कैसे हमको करना है प्रिपेयर फॉर डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस, वो एक बार बता दीजिए। अच्छा ठीक है, इंटरव्यूज की अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यूज में सबसे पहले तो आपका बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप कंप्लीटली लर्न कर चुके हो, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आप रिवाइज करना शुरू कीजिए जितने भी आपके एल्गोरिदम्स हैं। सबसे ज्यादा किस पे जोर देते हैं रिक्रूटर्स कि आप जो भी एल्गोरिदम्स जानते हो, जो भी लाइक मॉडल्स जानते हो, उसकी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होनी चाहिए। जब आप हम्म। अप्लाई करने जाओगे तो वो सीधा पूछते हैं कि ये मॉडल मैं क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, इसकी मुझे डिसएडवांटेज बताओ। इंटरव्यूज में इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। प्रैक्टिस आप पाइथन और सीक्वल की करते रहो, जैसे हैकर रैंक हो गया, वहां पे आप सीक्वल और पाइथन की ज्यादा लाइक वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से आप कोडिंग राउंड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक्निकल राउंड की अगर मैं बात करूं तो यही मॉडल्स पे आपको फोकस करना है, उसके आर्किटेक्चर पे,
क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। और आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लाइक 60+ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर डेटा साइंस, हम्म 50+ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर डेटा साइंस। ये सब भी एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है, जब जब लाइक हम लोग भी इंटरव्यूज लेते हैं तो एग्जैक्टली exactly याद नहीं आता, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कोई ब्लॉग खोल लेते हैं और उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुछ चांस हो सकता है कि उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकें, तो वो हम्म सारे ब्लॉग्स जो हैं वो भी आप एक बार रिवाइज कर लो। क्या होता है, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं एडवांस की बात करूं, तो इंटरव्यूज में ज्यादातर फोकस इस पे किया जाता है, जैसे कोडिंग तो आज के टाइम में कोई भी कर लेगा, बट हम्म आप किस तरीके से अलग हो, किसी लाइक एक दूसरा पर्सन है उससे आप किस तरीके से अलग हो, वो क्या बताता है, आपका अप्रोच बताता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करोगे, किस तरीके से ऑप्टिमाइजली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्या इंसाइट निकाल सकते हो, क्या एनालिसिस कर सकते हो, किस टाइप का डेटा आपको रिक्वायर होगा, क्या अप्रोच आप फॉलो करोगे, कौन सा मॉडल यूज करोगे। तो ये अप्रोच वाली जो चीज है, इस पे इंटरव्यूज में ज्यादा फोकस किया जाता है और इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अप्रोच पे ज्यादा फोकस करना है इंटरव्यूज के टाइम पे, उस पे प्रिपेयर करना है। और अप्रोच ओके कहाँ से ओके। आएगा, जितना प्रोजेक्ट्स आप करोगे उतना ज्यादा आपका अप्रोच क्लियर होता रहेगा। जी। परफेक्ट परफेक्ट। ओके सो ये हम्म। एक ना क्वेश्चन काफी ज्यादा मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट, लाइक मैं मल्टी स्टैक एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ। सो काफी लोग पूछते हैं ओके। कि भाई कि ना सर मेरे को लाइक मैं वेब डेवलपमेंट में 3-4 साल से जॉब कर रहा हूँ, और मेरे को अगर डेटा साइंस में स्विच करना है तो वो जो मेरे पास 4 साल का वेब डेवलपमेंट वाला एक्सपीरियंस है वो क्या मेरे इस फील्ड में काम आएगा, और मेरे को वेब डेवलपमेंट आता है क्या, इसका कुछ फायदा मेरे को मिलेगा जब मैं डेटा साइंस की फील्ड में जाऊंगा। तो वो एक बार बता दीजिए, ओके। डाउट क्लियर कर ठीक दीजिए। है, तो अगर आपका जो एक्सपीरियंस है, इसको मैं ऐसे मानती हूँ कि वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, चाहे हम्म किसी भी फील्ड में, आपका वेब डेवलपमेंट में हो या फिर और, जैसे कुछ लोग होते हैं जो नॉन टेक्निकल डोमेन में होते हैं, जैसे एचआर लोग भी होते हैं, वो भी चाहते हैं कभी हम्म कभी डेटा साइंस डोमेन में आना। तो जो नॉन टेक्निकल वाले पर्सन है या फिर टेक्निकल में ही आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको इस तरीके से अपने रिज्यूमे में आपको ऐड तो करना ही चाहिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री में तो वर्क किए हो। तो हम्म जब भी आप रिज्यूमे लिखो, उसमें आप ये लिख सकते हो, एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट की जगह आप ये लिख सकते हो कि एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री, लाइक 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री। ये जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट लिखना है कि डेटा साइंस में। रेलिवेंट एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी आप एक्सपीरियंस एक बार को रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, बट उसको उतना ज्यादा जोर नहीं देना है कि मैंने पहले वेब डेवलपमेंट में किया था तो उसके बेसिस पे मुझे डेटा साइंस में जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किया जाएगा। बट ये बस रहेगा आपके पास प्लस पॉइंट कि आप इंडस्ट्री में वर्क कर चुके हो, दैट्स इट। बट आपको फ्रेशर ही ट्रीट किया जाएगा अगर आप डेटा साइंस में ओके स्विच करना चाह भी रहे हो तो। ओके ओके। एंड जैसे अगर स्किल्स की बात करें, जैसे अगर मैं वेब डेवलपमेंट में हम कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते ही हैं, जावास्क्रिप्ट या पाइथन सीखते हैं, एंड एसक्यूएल भी सीखते हैं, हम्म। नो एसक्यूएल भी सीखते हैं, तो उसका फायदा हम्म। आई थिंक होता है जब हम डेटा साइंस में जाते हैं सीखने के लिए। हाँ, ये सब तो फायदा है, अगर आप वेब डेवलपमेंट में ये सारी स्किल्स यूज कर रहे हो जो थोड़ा बहुत हम्म रेलिवेंट है डेटा साइंस में, तो आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में जो भी आपका रिज्यूमे रहेगा उसमें लिख सकते हो। अगर आप डेटाबेस से लाइक वर्क कर रहे हो, सीक्वल पे, नो सीक्वल पे, तो उसमें आप लिख सकते हो कि मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट है सीक्वल में, नो सीक्वल में, दैट्स इट। अगर आप पाइथन से वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो पाइथन की नॉलेज आप लिख सकते हो, पाइथन भी आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस में आ जाएगा। या गॉट इट। ओके सो एक क्वेश्चन और आया मेरे माइंड में, जैसे आपने बोला कि हम्म। हमको एसक्यूएल एंड पाइथन वगैरह सीखनी है डेटा साइंस के लिए, तो कितनी हमको सीखेंगे, लाइक पाइथन बेसिक की बात करें वो तो काफी सिंपल है, एंड हम्म। अगर हम उसके जो एडवांस लेवल है उसकी बात करें तो वो काफी ज्यादा एडवांस है। तो एज अ हम्म। बिगनर, एज अ फ्रेशर, मेरे को कितनी पाइथन सीखनी है कि मैं डेटा साइंस में जॉब क्रैक कर पाऊँ इतना। ओके, तो अगर लेवल्स की बात की जाए तो पाइथन से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पाइथन से ही आप डीएसए भी परफॉर्म कर सकते हो। तो डीएसए हम्म ऐसा हो जाता है कि अगर आप जब तक से एमएनसीज के लिए प्रिपेयर नहीं करे तो आप डीएसए को छोड़ सकते हो, तो वहीं पे आपको जो पाइथन का लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, आपको उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करना है। डेटा साइंस में ऐसा होता है कि आप एल्गोरिदम्स बनाते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कोड लिखना आना चाहिए आपको। तो पाइथन की जो नॉलेज है इंटरमीडिएट लेवल तक भी अगर आप कर लेते हो, जिसमें आपका फंक्शंस आ जाता है, उप्स कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको अगर आता है तो वो प्लस पॉइंट है। फंक्शंस आ जाते हैं, लूप्स आ जाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें आती हैं, आपको बहुत ज्यादा है वो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो एकदम डेवलपर की तरह वर्क करते हैं पाइथन में, जो पूरा डेवलपमेंट में वर्क करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उप्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सब कुछ उसमें लाइक इनहेरिटेंस जो भी होता है वो उप्स कॉन्सेप्ट उनको कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। बट डेटा साइंस में एक बार को वो स्किप भी कर सकते हैं, ओके फ्रेशर्स और सो बिगनर्स जो होते हैं। हाँ। यू आर सेइंग दैट कि बेसिक बेसिक ही सीखना है, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है।
बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक भी ना हो, इंटरमीडिएट हम्म। लेवल मैं ऐसे कह रही ओके हूँ ओके कि ओके। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी है, प्रॉब्लम लॉजिक हम्म बनाना इतना तो आना चाहिए। बेसिक में हम्म सिर्फ आपको फंक्शंस बनाने ये सब नहीं, सब कुछ एडवांस लेवल पे करना आना चाहिए। जैसे उप्स कॉन्सेप्ट भी है, तो नॉर्मल हम्म। आप उप्स कॉन्सेप्ट में क्लास लिख सको, ठीक है। अब डेवलपर क्या होता है, डेवलपर जो बनाता है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कोड लिखता है। तो हाँ। उतने ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको डीएससी की नॉलेज जरूरी नहीं है, तो वहां पे आपका जो होता है डीएससी जब आता है तो एडवांस मतलब आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम्म। मैं इंटरमीडिएट लेवल तक कह रही हूँ। बेसिक में तो गॉट इट। बहुत बेसिक फिर पाइथन आ जाएगा। हम्म। गॉट इट बिकॉज आई थिंक जब आप इसके बाद एमएल में नमपाई पांडा सीखने जाओगे तो उसके लिए आपको हम्म। इंटरमीडिएट पाइथन आनी चाहिए, तभी आप वो चीज़ें इंटरमीडिएट सीख पाइथन पाओगे। आनी चाहिए, राइट। हम्म उसमें भी जैसे डेटा हमारे पास आता है, तो कभी कभी डेटा बहुत ज्यादा आता है, तो हम फॉर लूप का यूज करके अगर उसको करने जाएंगे तो वन बाई वन वो करेगा। तो अगर हमें हम्म। थोड़ा बहुत अच्छे से नॉलेज होगी किस तरीके से हम कोड लिख सकते हैं अच्छे से इंटरमीडिएट लेवल की, तो आप वही जो लाइक लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज को भी आप जो यूज कर रहे हो वो पाइथन की फंक्शनैलिटी से ही यूज करोगे। तो उतना तो कोड आपको आना चाहिए। ओके ओके। सो लाइक आप पिछले काफी टाइम से डेटा साइंस जो फील्ड है वो काफी ज्यादा बूम कर रहा है, एंड अभी भी आई थिंक डेटा साइंटिस्ट इज वन ऑफ द हाई पेइंग जॉब फील्ड। सो इसके बारे में आपका क्या थॉट है, एंड इन फ्यूचर डेटा साइंस तब भी इतना ही टॉप पे रहेगा, मतलब हाई पेइंग जॉब की अगर बात करें तो? ओके, सो डेटा साइंस, पहले तो मैं ये बताती हूँ कि क्यों बूम कर रहा है, क्यों इतना हाँ। ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो जैसे कंपनीज हैं, कंपनीज आज के टाइम पे हर एक कंपनी, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, वो डेटा पे ही डिपेंड करती है। अभी अगर उसे कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी जैसे मार्केट कैंपेन चलाना है, कुछ भी चलाना है, वो डेटा को पहले देखेगी, इंसाइट निकालेगी और उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेगी। तो अब डेटा को एनालाइज करने के लिए वहां पे हमारे जो डेटा एनालिस्ट हैं और डेटा साइंटिस्ट हैं वो काम में आते हैं। तो अभी भी ऐसा है कि स्किल डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, स्किल डेटा एनालिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है, अब हर दिन पे इतना ज्यादा टन्स ऑफ डेटा कंपनीज इंक्रीज लाइक जनरेट कर रही है, तो उसके लिए डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है लाइक टेक्नोलॉजी। अब इसके हम्म। साथ साथ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, जैसे जनरेटिव एआई हो गया या फिर एजीआई हो गया। एजीआई पे भी वर्क चल रहा है, कंप्लीटली अभी उस पर हुआ नहीं है और मार्केट में वो आया भी नहीं है। सिर्फ जनरेटिव एआई की मैं बात करूं, तो उसमें क्या है कि अब पहले के टाइम में नॉर्मल कोई पर्सन है, कोई भी टास्क कर रहा है तो वो मैनुअली कर रहा है, या फिर जैसे वो सीक्वल क्वेरी भी लिख रहा है तो वो खुद से लिख रहा है, खुद के इंटेलिजेंस से लिख रहा है। अभी ऐसा हो गया कि हम टेक्स्ट के फॉर्म में अगर किसी भी मॉडल को पूछते हैं और वो मॉडल हमारा लाइक डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो वो तुरंत हमारा डेटा लेके आ सकता है, सिर्फ हमको इंग्लिश में लिखना है उसे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछना है कि मेरे टॉप 5 कस्टमर कौन है, तो एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है अब। तो इस हम्म। तरीके से ये जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है। तो अब डेटा साइंस ही डेटा साइंस है हर जगह, तो अगर आप डेटा साइंस में आना चाहते हो तो आपका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है फ्यूचर में। और ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज ही होनी चाहिए तभी आप सोच रहे हो कि डेटा साइंस में आ सकता हूँ मैं। अभी अगर आपको अडेप्ट करना है, डेटा साइंस में जॉब करनी है, तो आपको एनएलपी जैसे डोमेन जो है, जो अभी बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं, एनएलपी, जनरेटिव एआई, ये सब भी लर्न करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है डेटा साइंस। ओके ओके, हाँ राइट, एग्री एग्री। ओके, सो हम्म। एक एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक एवरेज एवरेज पैकेज कितना होता है एक डेटा साइंटिस्ट का, जब वो बिगनर की, अगर हम एज अ फ्रेशर ही बात करें तो एवरेज पैकेज कितना होता है? डेटा साइंटिस्ट, अब ये डिपेंड भी करता है कंपनीज पे भी। अगर आप हम्म। स्टार्टअप्स में जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको जो सैलरी है वो आपका 7 to 8 या फिर अप्रॉक्स लाइक अप टू 10 लाख आपको मिल सकता है, ये एवरेज सैलरी ओके। है किसी भी डेटा साइंटिस्ट की। और एमएनसी की अगर मैं बात करूँ तो आपको अप टू 15 lakhs मिल सकता है। तो डेटा साइंस में काफी ज्यादा मतलब अच्छा स्कोप है, आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। और अगर आपके पास एक दो ऑफर लेटर आ जाता है तो नेगोशिएट करके तो आपकी और अच्छी सैलरी हो सकती है। तो हाँ राइट। एवरेज अगर आप मानो तो हाँ, 7 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कोई आपसे एक्सपेक्टेशन पूछता है तो 7 to 8 lakhs बता सकते हो आप डायरेक्ट। सो आई थिंक ये काफ़ी एक हाई एवरेज पैकेज हम मान सकते हैं, बिकॉज अगर मैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड की बात करूँ या फिर मैं प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं उनकी बात करूँ, तो एक अभी जो एवरेज पैकेज है उनका आई थिंक 4 से 5 के बीच में होता है, एवरेज चार से पैकेज जो पांच होता है। राइट। तो हम्म। बिकॉज आपने जैसे कि बोला कि 7 से ऊपर ही ऊपर है, 8 से ऊपर ही ऊपर है, सो आई थिंक ये हम्म। काफ़ी सही सही चीज़ है, एंड काफ़ी हाई पैकेज है। जैसे इसमें टेक्नोलॉजीज डिमांडिंग है, उसी के बेसिस पे कंपनीज आपको पे भी करती है। जितना अच्छा आपका टेक्नोलॉजी का लाइक
जो भी लर्निंग है आपका वो आपका रहेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज अगर आप सीखे हुए रहोगे, क्लाउड की नॉलेज रहेगी, तो उससे ज्यादा आपको पैकेज मिल सकता है। तो ये डिपेंड भी करता है स्टार्टअप्स में भी, कुछ स्टार्टअप्स में ऐसा भी होता है कि आपको 5 6 इस तरीके से भी मिल सकते हैं अगर वो एकदम स्टार्ट हुए हैं वो स्टार्टअप। तो ये हम्म। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो। बट ये सोच सकते हो आप कि आपको अगर हल्का सा भी एक्सपीरियंस, लाइक 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपकी जो हाइक है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, अगर आप राइट। स्टार्ट उतना अच्छे पैकेज पे नहीं कर पा रहे हो तो। हाइक बहुत अच्छी मिलती है आप उसको, लाइक जब जॉब स्विच करते हो आप तो। ओके, सो या अगर मैं एक स्टार्टअप के लिए एज अ डेटा साइंटिस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अगर मैं एक एमएनसी के लिए कर रहा हूँ, तो क्या वो सेम है या फिर उसमें थोड़ा बहुत मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी? अब अगर आप जैसे एमएनसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एमएनसी वाले जो होते हैं वो ज्यादातर फोकस करते हैं आपकी कोडिंग स्किल्स पे। आपकी ओके। कोडिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उनका जो राउंड ही होता है, फर्स्ट राउंड ही, वो ही काफी एडवांस हो जाता होता है कोडिंग राउंड के लिए। ठीक है। ओके। और वहीं अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं, तो कुछ स्टार्टअप्स स्किप भी कर देते हैं कोडिंग राउंड। उन्हें सिर्फ ये, लाइक उनको सिर्फ ये चाहिए कि आपको टेक्निकल नॉलेज है या नहीं, और किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दैट्स इट, किस तरीके से आपने प्रॉब्लम लाइक प्रोजेक्ट सॉल्व किए हुए हैं। सो अगर आप एमएनसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट आपकी कोडिंग स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। और अगर आप स्टार्टअप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अप्रोच पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, इस पे ज्यादा ध्यान दो। और टेक्निकल स्किल्स जो हैं, जो लाइक बेसिक्स जो हैं टेक्निकल स्किल्स की, उस पे ज्यादा ध्यान दो। ओके। ओके। एंड आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आपने टायर थ्री कॉलेज से बीटेक किया है, तो राइट। आपको ऑन कैंपस एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब मिली थी, या फिर आपने ऑफ कैंपस इंटरव्यू नहीं, किया था मैंने करें? ऑफ, या और मैंने ऑफ कैंपस किया था, क्योंकि मेरे कॉलेज में कोई प्लेसमेंट ऐसा अच्छा हो नहीं रहा था। और डेटा, लाइक किसी भी टायर 3 कॉलेज में आप देख लो, जल्दी आपको फ्रेशर, एज अ फ्रेशर डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस में जॉब नहीं मिलती है। वो आपको वही या तो वही। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, या फिर कोई भी सीआरएम डिपार्टमेंट में, इस टाइप के डिपार्टमेंट में आपको जॉब दे देते हैं और अपने टूल्स पे वर्क कराते हैं वो। तो मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था डेटा साइंस में, तो मैंने खुद से ऑफ कैंपस ट्राई किया, कंपनीज में अप्लाई किया, जितना ज्यादा हो सके करियर्स पेज पे जाके मैंने कवर लेटर भेजा, अपना रिज्यूमे सेंड किया, अपॉर्चुनिटीज के लिए पूछा। तब जाके मुझे एक कंपनी में मतलब मैंने 2 3 जगह पे इंटरव्यू दिया, तब जाके मेरा डेली कोड सॉल्यूशन नाम था कंपनी का, उसमें मेरा हुआ एज अ डेटा ओके। एनालिस्ट। सो हम्म। वही चीज़ मैं लाइक मेरी माइंड में भी आई थी, बिकॉज मैं भी एमसीए फाइनल ईयर में हूँ, एंड अभी तक मैंने जो भी देखा है, जो भी एनालाइज किया है, कि जो भी टायर टू टायर थ्री कॉलेज होते हैं उसमें एज अ रोल ऑफ डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट बहुत कम कंपनीज आती हैं, बहुत कम आती हैं, मतलब ना के बराबर आती हैं। मेनली जो राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उसके लिए आती हैं। हम्म। सो अगर किसी को भी एज अ डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट अप्लाई करना है, तो आई थिंक उसे ऑफ कैंपस ही करना पड़ेगा। राइट, उसको ऑफ कैंपस ही करना पड़ेगा, हाँ। ओके। कंपनीज सो के, लाइक कॉलेजेस के भरोसे आप बैठ नहीं सकते कि उसमें हाँ। कौन सी कंपनीज आ रही है। हम्म। या राइट राइट। ओके, सो एक बार ना थोड़ा ऑफ कैंपस का भी बता दो कि ऑफ कैंपस के लिए कैसे अप्लाई करें और कहाँ पे अप्लाई करें? ओके, सो अगर आप ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपका सबसे पहले आप प्रोफेशनली एक्टिव हो या नहीं, ये कंपनीज को मैटर करता है। तो लिंक्डइन आपका जो है वो बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है जब आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि लिंक्डइन पहले ऑप्टिमाइज कीजिए अपना, उसमें हम्म। ट्राई कीजिए कि पोस्ट डालो, लाइक एक्टिव रहने की कोशिश करो, जिससे आपका रीच बढ़े। जो भी रिक्रूटर्स हैं, टीम लीड्स हैं, जो भी हायरिंग मैनेजर्स हैं, उनके तक भी आपका पोस्ट अगर जाता है, तो वहां से भी चांसेस हो सकते हैं कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट अपलोड किया एज अ पोस्ट, अगर वो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा एडवांस का है, तो आपको डायरेक्ट आ सकता है, लाइक लिंक्डइन पे आपको डायरेक्ट वो मैसेज कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में लाइक रिज्यूमे आप भेजो, तो हम देख सकते हैं कि कोई स्किल आपका मैच करता है कि नहीं अपॉर्चुनिटी से। तो इस तरीके से वहां से आ सकता है, तो लिंक्डइन ऑप्टिमाइज होना चाहिए। सेकेंडली, आप लिंक्डइन और नौकरी, इन दोनों पे एज अ जॉब सर्च कर सकते हो। और नौकरी की भी प्रोफाइल आपकी कंप्लीटली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, वहां पे आपको एक्टिवनेस दिखाने के लिए थोड़े थोड़े दिन पे आपको नौकरी की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी बहुत चेंज करनी होती है, ताकि जिस आपकी प्रोफाइल है वो थोड़ा बहुत ऊपर दिखे, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें। तो नौकरी की प्रोफाइल आपको ऑप्टिमाइज करनी है, लिंक्डइन की प्रोफाइल आपको ऑप्टिमाइज करनी है। और इन्हीं दोनों, ये दोनों साइट बेस्ट हैं जॉब सर्च करने के लिए। ये नहीं कि आपको सारे, जैसे इंडीड है, एंजल लिस्ट है, इन सब पे भी सर्च करने की जरूरत भी नहीं है। अगर इन दोनों पे आप सर्च कर रहे हो बहुत है। इसके अलावा आप सर्च कर रहे हो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि लिंक्डइन पे कुछ लोग होते हैं जॉब फीड की जगह वो पोस्ट डाल देते हैं कि लाइक आवर कंपनी इज हायरिंग, और वो लिख देते हैं कि उनको कौन कौन से स्किल सेट चाहिए और किस किस जॉब रोल पे चाहिए। तो वहां पे वो अपना लाइक ईमेल आईडी शेयर कर देते हैं पोस्ट में,
और बोल देते हैं कि कमेंट करो इंटरेस्टेड, या तो इस टाइप के पोस्ट आपको खोजने हैं। कनेक्ट करना है रिक्रूटर से, टीम लीड से, जो भी डेटा साइंस में वर्क करे उनसे कनेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपको पोस्ट मिल रहे हैं वहां से आप डायरेक्ट, आप जब अप्लाई करते हो ना, तो वहां से भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप अप्लाई भी कर रहे हो ऐसे पोस्ट वोस्ट पे, तो हमेशा कवर लेटर के साथ करना है। तो कवर लेटर और रिज्यूमे हमेशा आपका रेडी होना चाहिए जब आप अप्लाई करो। इसके अलावा लास्ट जो ऑप्शन है वो है करियर्स पेज। जो भी कंपनी डेटा साइंस के डोमेन में वर्क कर रही है उनके करियर्स पेज पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। वो भी मतलब लाइक वो लोग जॉब वैकेंसी निकालते हैं बट वो कहीं पोस्ट नहीं डालते, तो आप उनके भी करियर्स पेज पे सर्च कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं। जैसे कि आप अगर ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो आपको थोड़े बहुत तो हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। ऑन कैंपस वालों को तो आराम से मिल जाता है, बट अगर आपको अपनी फील्ड में अपना ड्रीम जॉब चाहिए तो आपको खुद से तो एफर्ट करने पड़ेंगे। हाँ। अब मतलब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि डेटा एनालिसिस मतलब सबसे पहले आता है डेटा इंजीनियर, फिर आता है डेटा एनालिसिस, फिर आता है डेटा साइंटिस्ट। सो आई डेटा थिंक इनके साइंटिस्ट। पैकेज में भी डिफरेंस होता होगा। हाँ। ओके सो तो लाइक, अगर आप हाँ वही कि हाईएस्ट पैकेज किसका होता है एंड लोएस्ट पैकेज किसका होता है, वही वही क्वेश्चन है। हाईएस्ट पैकेज आप डेटा इंजीनियर और डेटा साइंस दोनों का ही आप एक तरह से हाईएस्ट पैकेज मान सकते हो। डेटा इंजीनियर भी ओके ऐसा है कि किसी किसी कंपनीज में उनकी पैकेज कभी कभी डेटा साइंटिस्ट से भी हाई होती है, क्योंकि वही एक पर्सन है जो पूरा कंप्लीट डेटा को मैनेज कर रहे हैं। राइट। ओके तो डेटा इंजीनियर और डेटा साइंस की आप एवरेज पैकेज हमेशा डेटा एनालिस्ट से हाई ही मान सकते हो। डेटा एनालिस्ट की एवरेज पैकेज लाइक 5 6 इसी तरीके से होती है, तो ये कंपेरेटिवली डेटा साइंस और डेटा इंजीनियर से लो होती है। ओके सो डेटा जो डेटा एनालिसिस है उसका पैकेज मतलब कंपेयर करें तो डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर इतना कम क्यों होता है? उनको ऐसा है ना कि जैसे जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो सिंपल सिंपल टेक्नोलॉजीज है, सिर्फ आपका जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डेटा साइंस एक ब्रॉड फील्ड है, उसके अंदर हम्म। डेटा एनालिसिस आता है और डेटा इंजीनियर ओके आता है। तो ओके डेटा इंजीनियर का जो पार्ट है वो काफी ज्यादा होता है डेटा साइंस में, और डेटा एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट होता है डेटा साइंस का, मतलब डेटा को सिर्फ एनालाइज करना, ठीक है, सिर्फ आप क्वेश्चंस के इनसाइट्स फाइंड कर रहे हो। तो डेटा एनालिसिस का सिर्फ वहीं तक काम होता है, इसलिए उनकी सैलरी पैकेज जो है कभी कभी ज्यादा लाइक ज्यादा भी कम नहीं होती, बट थोड़ा बहुत वेरी करती है और कंपेरेटिवली कम होती है। गॉट इट, या हम्म। गॉट इट। आपने जब डेटा साइंस सीखा था तो आपने ऐसी है क्या मिस्टेक्स की थी जो अभी आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहोगे कि वो अब वो ये मिस्टेक्स ना करें? ओके सो जो मैंने मिस्टेक्स किया था, मैंने क्या किया था कि बिना पढ़े, मतलब जैसे जो बेसिक होता है एडवांस एल्गोरिथम्स, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। मैंने बेसिक हम्म। को उतना ज्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं था, नेग्लेक्ट किया था, और मैं एडवांस एल्गोरिथम्स पे जैसे डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स पे डायरेक्ट चली गई थी। और उसको भी मैंने उसके जो मैथ्स बिहाइंड द एल्गोरिथम जो मैथ्स होता है उसको कंप्लीटली नहीं पढ़ा था। ये सब मैंने उस टाइम पे वर्क लाइक गलतियां की थी मैंने जब मैं शुरू करी थी डेटा साइंस में। अभी मेरा थोड़ा बहुत ये सही हो गया है, बट अगर आप शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आप हर एल्गोरिदम के आर्किटेक्चर को, मैथ्स को, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है वो समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको लाइक प्रोजेक्ट भी बनाना है, कंपनीज में वर्क भी करना है। तो ये वाली मिस्टेक मुझे काफी ज्यादा लाइक किसी किसी कंपनी में मुझे लाइक इंटरव्यूज देने पे भी मेरा हुआ नहीं था, इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मुझे इंटरव्यूज में पूछा जाता था कि ये मॉडल किस बेसिस पे वर्क करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, और वहां पे मैं लैग करती थी क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं थी। मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन पे चली गई थी, मैं प्रोजेक्ट बनाने पे चली गई थी ना, जबकि मुझे सीखना चाहिए था कि जो मॉडल्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं। तो ये जो मिस्टेक है ये कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए किसी भी बिगनर को, किसी भी फ्रेशर को जो डेटा साइंस में जाने वाले हैं। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। आई होप हमने लाइक ऑलमोस्ट सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो एट द एंड राइट। कोई भी आप टिप्स एंड कोई भी गाइडेंस देना चाहो जो भी स्टूडेंट्स एज अ डेटा साइंस अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, सो या यू कैन गो फॉर इट। ओके ठीक है, तो अगर टिप की बात करूं तो मैं पहले तो आपको जो भी आपका लर्निंग है उसको कंप्लीट कर लेना, और साथ में ही आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि ये सब ऐसे नॉलेज है जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज कहीं भी अच्छे से मिल जाएगा, बट आप जब तक इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्या डिफरेंट यूज केसेस है, एक ही एल्गोरिदम को हम डिफरेंट यूज केसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक फ्रेशर को, बिगनर को, अगर आप कंपनीज में चाहते हो कि आपकी जॉब अच्छे से लग जाए, जल्दी लग जाए, तो आपको ज्यादातर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे भी फोकस करना है, साथ ही साथ थ्योरेटिकल पे भी फोकस करना है। तो थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली आपको पूरा कंप्लीटली जैसे प्रोजेक्ट्स हैं उसको बनाइए, और ट्राई कीजिए। कुछ लोग ट्राई लाइक कुछ लोग करते हैं सिर्फ नॉर्मल एक रिलेशनल डेटाबेस वाला जो टेबल होता है उस पे वर्क करते हैं, सिंपल सीएसवी फाइल पे वर्क करते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है, जितना ज्यादा बड़ा डेटा सेट मिल सके, जितना ज्यादा रियल वर्ल्ड का डेटा सेट मिल सके, और कैगल के डेटा सेट को तो कम्प्लीटली अवॉइड करना है। कैगल के ओके डेटा सेट बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गए हैं, उसको नहीं यूज करना है। मैं साइट बता देती हूँ, data.gov करके साइट है, वहां पे आपको ओके बहुत ही लाइक लार्ज स्केल पे भी और रियल वर्ल्ड दोनों ही टाइप के डेटा सेट मिल जाते हैं। तो उस पे आप एनालिसिस करो, उस पे आप मॉडल्स बनाओ, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। कैगल के डेटा सेट्स को अवॉइड करना है। कैगल पे आप खुद से प्रैक्टिस करने के लिए छोटे छोटे जो लाइक डेटा सेट है उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हो, अपनी नोटबुक बना सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, तो एक तरीके से आपका वो प्रोफाइल बन जाता है। उसको आप एज अ पोर्टफोलियो भी शेयर कर सकते हो। बट उसको रिज्यूमे में डालना फिर वो चीज सही नहीं है, तो उसको अवॉइड हम्म करना है। साथ ही साथ आपको पाइथन और सीक्वल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी से रखनी है आपको। वो नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से करते हो, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हो, सब कुछ अगर आपको आता है, तो फिर आपकी जॉब अच्छे से लग जाएगी डेटा साइंस में। लोग कहते हैं कि फ्रेशर्स के लिए तो जॉब ही नहीं है, सबको एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि फ्रेशर्स को ये नॉलेज ही नहीं है कि उनको किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है कंपनी के सामने। हम्म अभी मैं, अगर मैं कंपनी के कोई रिक्रूटर हूँ, मुझे कंपनी में कोई बंदा चाहिए एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो मैं चाहूंगी कि उसको नॉलेज काफी अच्छी हो कंपेयर टू अदर पीपल, तब मैं उसको हायर करूंगी। फ्रेशर्स सिंपल से प्रोजेक्ट्स बना के सोचते हैं कि मैं हायर क्यों नहीं हो रहा हूँ, उनकी प्रिपरेशन सही नहीं होती है, और वो फिर ब्लेम करने लगते हैं कि फ्रेशर्स के लिए जॉब ही नहीं है। फ्रेशर्स के लिए जॉब है, बट आपको प्रिपरेशन अपनी उस लेवल की करनी पड़ेगी। यही है डेटा साइंस में फिर, और यही टिप मैं ओके देना चाहूंगी सबको। हम्म। ओके एक्चुअली मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है, सो आई थिंक हम्म। वो क्वेश्चन मुझे पूछना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे मैं अगर एमएनसी में डेटा साइंस के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, सो वहाँ पे बेसिकली इंटरव्यू के लिए कितने राउंड्स होते हैं, सो थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। एमएनसीज में आप मेनली ये कंसीडर कर सकते हो, 3 राउंड तो आपके होंगे ही होंगे। पहला ओके। कोडिंग राउंड, फर्स्ट आपका हम्म नॉर्मल टेक्निकल राउंड होगा जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स जो बनाए हुए हैं, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, पुरानी कंपनीज में क्या क्या वर्क करते थे, ये। और सेकंड टेक्निकल जो होगा उसमें कंप्लीटली आपका जो भी लाइक स्किल्स है आपका, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। तो ये 3 राउंड ओके मेनली होते हैं, और लास्ट होता है आपका बिहेवियर राउंड, या तो फिर आपका मैनेजर से राउंड हो सकता है, या तो एचआर से। तो फोर्थ आप मान सकते हो, फोर्थ फिफ्थ तक जो भी है वो आपका कंपनी के लाइक बिहेवियरल राउंड होगा। आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा, किस टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी। तो एचआर राउंड ये सब उसमें आ जाते हैं। लेकिन 3 जो राउंड है स्टार्टिंग के, कोडिंग राउंड, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, ये सब में होते हैं। ओके, सो इसमें डीएसए का कुछ रोल है क्या? डीएसए की अगर मैं बात करूँ तो डीएसए ऐसा है कि अगर आप फैंग कंपनीज के लिए जा रहे हो, तो वहां पे ऐसा हो जाता है ना कि आप इतने बड़े डेटा सेट पे वर्क करते हो कि कोड ने लाइक पाइथन का भी कोड लिख रहे हो आप, तो उसको ऑप्टिमाइज तरीके से लिखने के लिए आपको डीएसए वहां चाहिए होता है। तो वो हम्म आपकी डीएसए नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं। तो अगर आप ओके सच में टारगेट करना चाहते हो फैंग कंपनीज को, सो आई वुड सजेस्ट आप डीएसए भी पैरेलली करो, डीएसए की भी नॉलेज रखो, और पाइथन की हेल्प से किस तरीके से आप लाइक लिंक लिस्ट वाली प्रॉब्लम, हिप सॉर्ट, ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये आप देख लो। ओके ओके, एंड फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएनसीज? स्टार्टअप्स में डीएसए का कोई इतना नहीं है। एमएनसीज में भी जो नॉर्मल एमएनसीज है उसमें भी डीएसए का उतना रोल नहीं होता है। कोई ओके ओके मतलब ओके। ज्यादातर कंपनी फोकस नहीं करते हैं इतने डीएसए पे, मतलब जोर नहीं देते हैं। बट ये जो फैंग कंपनीज हैं, बहुत बड़े लेवल पे जो कंपनीज हैं, वही फोकस करती हैं डीएसए पे। वो डीएसए एक तरह से वो फिल्टर भी हो जाता है ना, डीएसए आपको हाँ आना चाहिए, तो वो लाइक उनका एक तरीका ही है, एक तरीके से आपको राइट डीएसए राइट। आना चाहिए अगर आपको इस कंपनी में आना है, तो दैट्स इट। फांग में तो आप किसी भी रोल के लिए कर लो अप्लाई, वहाँ पे जो हाँ, डीएस है वो तो मतलब पूछी जाती है, वो तो मैंडेटरी है डीएसए तो टाइप से। बाई डिफॉल्ट है उनका। हाँ हाँ वो हाँ। भी एक तरीके में तो ये भी राउंड होता है, डीएसए का भी राउंड होता है फिर। हाँ ओके, जो आपने बोला कि पहला वाला कोडिंग राउंड होता है, सो आई थिंक उसमें सिर्फ पाइथन एंड एसक्यूएल वगैरह ही के एसक्यूएल, जो हाँ, क्वेश्चन है वही होते होंगे। उसके ही क्वेश्चंस होते हैं। आपको स्क्रीन शेयर कराया जाएगा और आपको बोला जाएगा ये प्रॉब्लम है, इसको पाइथन में या तो सॉल्व करो और सीक्वल की क्वेरी हम्म। लिखो, इस तरीके से बस। ओके गॉट इट। ओके ओके, सो हम्म। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो आपके आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके सॉल्व हुए होंगे। एंड अभी भी आपको डेटा साइंस को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप पर्सनल डीएम करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड मैं आईयूसी के लिंक जो भी है यूट्यूब चैनल के इंस्टाग्राम पेज की, वो भी मैं डाल दूंगा, आप चेक करना, काफी अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह काफी अच्छे मिलेंगे। सो आई थिंक आपको वहाँ से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो या गाइस, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आल्सो सब्सक्राइब टेक क्लासेस चैनल फॉर data science content. And thank you so much, Ayushi, for joining us. या थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन, या Yeah, okay guys, bye bye.